जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ऊर्जा हमारे दौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ऊर्जा का संरक्षण भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं उस परिस्थिति में ऊर्जा जहां एक ओर धीरे धीरे जिसके माध्यम से ऊर्जा जिस संसाधन के माध्यम से विकसित होता है वो संसाधन धीरे धीरे कम हो रहा है। इसीलिए हमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया ऊर्जा पर ही आधारित है और ऊर्जा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विकास का आधार ही ऊर्जा है। हम अगर घर से निकलते हैं तो ऊर्जा के कारण ही घर से निकल पाते हैं और हमारे जितने प्रकार के उद्योग हैं सारे के सारे उद्योग ऊर्जा पर ही आधारित है। इसलिए ऊर्जा महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ऊर्जा का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊर्जा जिस माध्यम से विकसित होता है वह संसाधन धीरे धीरे कम हो रहा है। आज हम संरचनात्मक विकास और ऊर्जा संरक्षण पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर सचिन कुमार जी। सचिन जी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, ऊर्जा अभियांत्रिकी के प्राध्यापक हैं। सचिन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सचिन जी, जब ऊर्जा की हम बात करते हैं तो एक आम आदमी ऊर्जा का मतलब एक सामान्य ऊर्जा से समझता है, लेकिन विशेष रूप से ऊर्जा क्या है? देखिए, हम लोग को पता है कि आज के दौर में ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऊर्जा आज की जीवन शैली का अभिन्न अंग है जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों की जी। तो ऊर्जा के स्रोत जनरली जो है ना दो प्रकार से हैं। एक है आपका कन्वेंशनल, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस, ये सारे कन्वेंशनल सोर्स हैं, मतलब जो हमको नेचुरल मिलते हैं जी, प्रकृति ने मिला है। ठीक है। एक है नॉन कन्वेंशनल, जो कि जैसे सोलर हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, विंड, ये क्या पवन ऊर्जा, हाँ, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के साधन, पारंपरिक ऊर्जा है, ये सारा आ गया नॉन कन्वेंशनल। ठीक है। अब एडवांटेज, मतलब इसके मुख्य क्या होंगे, एडवांटेज क्या होंगे? जी जी। ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे नॉन कन्वेंशनल का है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोलते हैं, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी हो गया। पॉल्यूशन, आपका एनवायरनमेंट जो है ना क्लीन रहेगा क्योंकि कार्बन एमिशन नहीं है उसमें। आपका सचिन जी, मेरा ये कहना था कि ऊर्जा संरक्षण, एक तो पहले ऊर्जा क्या है? ऊर्जा सामान्य रूप से हम बिजली को समझते हैं, आग को समझते हैं, पानी को समझते हैं, ये सामान्य रूप से। तो ऊर्जा क्या है और हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? देखिए, ऊर्जा किसी भी चीज़ को मतलब रन करने के लिए अगर आपको कुछ सोर्स चाहिए जी, तो वो ऊर्जा है। हाँ, बहुत ठीक। कोई भी प्रोसेस अगर आप रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सोर्स की ज़रूरत होगी, वो सोर्स ऊर्जा है। आपको एनर्जी चाहिए उस चीज़ के लिए। अब एनर्जी आप हीट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अच्छा, दूसरा इसी से संबंधित प्रश्न है, जब ऊर्जा हम समझ लिए तो दूसरा है कि ऊर्जा के साधन तो आपने बताया कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल है। अब तीसरा यहीं पर प्रश्न खड़ा होता है कि जैसे ही हम ऊर्जा को विकसित करते हैं तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। तो ये किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है? देखिए, जब हम कन्वेंशनल सोर्स की बात करते हैं तो हमारे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या नेचुरल गैस जी, तो जब हम उसका दोहन करते हैं, प्रकृति से हम लोग दोहन कर रहे हैं उसका जी, तो हम लोग उस कहीं ना कहीं वो क्लीन एनर्जी नहीं बोलते हैं उनको, क्योंकि हम लोग उससे धुआं होगा, उससे कार्बन एमिशन हम लोग करते हैं। कार्बन बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं उस प्रोसेस में, उसके मतलब उसको कन्वर्ट करने में। जैसे कोल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में या किसी चीज़ में, ठीक है, तो हम लोग कार्बन को बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है। कार्बन बढ़ रहा है जी, कार्बन बढ़ रहा है, पेड़ को भी नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, पानी को नुकसान पहुंचा रहा है,
जो अल्टीमेटली हमको परेशान करेगा। अब इस दोनों के बीच में सचिन जी एक जो तीसरा विषय खड़ा होता है कि अगर ऊर्जा का हम संरक्षण करें तो एक तरफ तो हमारा ऊर्जा का बचत भी होगा, दूसरा पर्यावरण भी क्षतिग्रस्त नहीं होगा। तो ऊर्जा का संरक्षण एक आम आदमी कैसे करे? देखिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए हम मतलब आम आदमी को थोड़ा अवेयर होना होगा, और उसके लिए सरकार और इन लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा मतलब एडवर्टाइजिंग और ये होर्डिंग वगैरह लगा के लोगों को अवेयर करें। मतलब जैसे टीवी पे बार बार दिखाएं कि आपको एसी जो है ना वो एक फिक्स टेम्परेचर पे चलाना है। जैसे अगर आपका काम 24 डिग्री टेम्परेचर पे हो सकता है तो आप 18 डिग्री पे क्यों चलाएंगे? बिल्कुल। 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से आपका एनर्जी कंजम्पशन जो है ना 5% तक आप कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने एसी का टेम्परेचर 24 से 23 कर दिया तो आप 5% तक कम कर सकते हैं। अब जैसे बिल्कुल पूरा चिल्ड कर दो, पूरा चिल्ड करने की जरूरत नहीं है। यही सब चीज़ें जो है ना लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो जीवन शैली में हम मतलब एक सामान्य आदमी कैसे बदलाव लावे? थोड़ा सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा चीज़ों के समझने की ज़रूरत है जी, कि अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकता हूँ तो मैं अपना प्राइवेट व्हीकल क्यों यूज़ करूँ? बिल्कुल। वो भी कहीं ना कहीं कार्बन एमिट कर रहा है और पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जा सकता हूँ कि मैं यहाँ 5 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर जाना है तो मैं साइकिल क्यों ना यूज़ करूँ? तो वो आम आदमी तो पैदल भी जा सकते हैं। वो आम आदमी को समझने वाली बात है, उनको थोड़ा समझना है। और हम किसी और का नहीं, हम अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि जितना हद तक हो सके उतना हम प्राकृतिक रूप से अपना जीवन जिए। तो ऊर्जा का संरक्षण मुझे लगता है कि अच्छा, इसी को अगर व्यक्तिगत नहीं संस्थागत ऊर्जा संरक्षण की अगर बात करते हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई बड़े मतलब संयंत्र हैं, तो उसमें ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाए? जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए स्टील इंडस्ट्री का। ठीक है, स्टील फैक्ट्री का। इसमें आप जैसे कोल को आप हीट करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। कोल को हीट करके कोक में कन्वर्ट करते हैं जी। मतलब कोक मतलब पत्थर, हार्ड पत्थर। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं आयरन ओर के साथ मिक्स करके स्टील बनाने में जी। तो उस कोल को जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है जी। तो उस हीट को अगर हम वापस यूटिलाइज कर लें उसी प्रोसेस में और एक दूसरे प्रोसेस को हीट करने के लिए उसी हीट को यूज़ कर लें तो हमारा उतना सेविंग हो जाएगा। ठीक है, और एनवायरनमेंट में भी हम वो हीट को नहीं मतलब छोड़ रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। आपका तो कहने उसको का वापस मतलब रिसाइकिल करके उसी हीट को हम लोग एक दूसरे प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोहा गलाने में जिस हीट का हम उपयोग कर रहे हैं वो उतना वहाँ हीट का उपयोग वहाँ है नहीं, लेकिन एनर्जी तो खपत हो ही रहा है। तो उसी हीट को हम दूसरे प्रोसेस में डाल करके उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? जैसे और किसी भी प्लांट में, जैसे अब आप ऑफिस की बात ले लीजिए। जैसे कोई भी ऑफिस, जनरली ऑफिस, हर साल पे अगर हम उसका एनर्जी ऑडिटिंग कराते हैं तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे जो हमारे सिंपल बल्ब भी हैं और या फैन है ये कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको पीरियोडिकली जो है ना आपको एनर्जी ऑडिटिंग का प्रोसेस करना है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, एनर्जी ऑडिटिंग। यस, ये जरा हमारे दर्शक को बताइए कि ये क्या है एनर्जी ऑडिटिंग। बढ़िया अपना टर्म, बहुत बढ़िया आपने शब्द का उपयोग किया। तो एनर्जी ऑडिटिंग हर साल में एक बार आप कर लीजिए। किसी भी ऑफिस, आप घर का भी कर सकते हैं कि आपका एक बल्ब, आपका ये बल्ब सही से कर रहा है। आप खुद से अपना मीटर भी चेक, मतलब बिजली का जो बिल आता है उसको चेक करके आप ये भी कर सकते हैं कि पिछले साल में दिसंबर में मेरा बिल इतना था, इस साल में इतना हुआ है, तो डिफरेंस क्या हुआ है जी। क्या ये फैन जो चल रहा है ये सही से काम नहीं कर रहा है, या हमारा एसी जो चल रहा है वो सही से काम नहीं कर रहा है। वही चीज़ है एनर्जी ऑडिटिंग, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। हालांकि उसमें सिर्फ करंट मेज़र करते हैं, वोल्टेज मेज़र करते हैं, और आपका इंस्ट्रूमेंट की जो अप्लायंस है उसकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं कि कितनी एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रहा है।
तो इसके लिए क्या कोई एजेंसी है एनालिसिस करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए? एजेंसी बहुत सारी एक्चुअली क्या, बहुत सारी कंसल्टेंसी इसमें खुली हुई हैं जी जी। जो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑडिटिंग का काम करती हैं। तो उनको ये करके उनको मतलब टेंडर वेंडर देके और उन लोग से एनर्जी ऑडिटिंग करवाया जा सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि ये हर साल या 2 साल में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक फिक्स कैलेंडर में अपने फिक्स कर देना चाहिए कि हर एक साल में हमको ऑडिटिंग का काम करना है। और ये इस ऑडिटिंग के आधार पर हम ये तय करें कि भैया हमारा पिछले साल का क्या है, जैसे हम बजट अपना तय करते हैं कि भाई इस साल का बजट इतना और इस साल का बजट इतना। एकदम आपको बिजली के बिल को देखने से ही पता लग जाएगा कि पिछले एक साल में क्यों इतना डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब कोई आपका अप्लायंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजली ले रहा है। कोई एक अप्लायंस जैसे आपका हो सकता है वॉशिंग मशीन का ही मोटर सही से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो वही ज़्यादा आपका एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। आपका बिल में तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आम आदमी खुद से कर सकता है। इसमें किसी चीज़ की कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, खुद सोचना है बस कि हम बिजली का खपत जो कर रहे हैं वो कितना कम कर सकते हैं। अच्छा, और क्या किया जा सकता है? जैसे अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो पारंपरिक ऊर्जा का है उसको, उसमें से कहीं ना कहीं फिर गैर पारंपरिक को हम ऐड कर दें, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, जैसे सोलर है, हवा है, पानी है, तो इसको कैसे कर सकते हैं एक आम आदमी के लिए? यह है कि आप सिर्फ एक सोर्स पे आप डिपेंडेंट रहना, थोड़ा लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट क्यों रहें। अगर मेरे घर छत पे ऑप्शन है सोलर पावर प्लांट लगाने का, तो क्यों ना मैं सोलर पावर प्लांट लगाऊं, जिससे मेरा बिजली कंजम्पशन जो हम लोग बिजली विभाग से ले रहे हैं बिजली, हम हो सकता है हम उनको प्रोवाइड भी करा दें। ऐसा भी सिस्टम डेवलप कर गया है। उसमें भी एक ऑप्शन होता है कि हम अपने सोलर पावर प्लांट को ग्रिड से कनेक्ट करके हम उनको वापस बिजली दे भी सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। मतलब जितना हम ले रहे हैं उससे कहीं अगर हम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सोलर पावर प्लांट के थ्रू, तो हम उससे ज़्यादा दे भी सकते हैं उनको। इसका कैसे, क्या किस सिस्टम से कैसे काम करता है ये सरकार की पॉलिसी है। अच्छा, पॉलिसी है सरकार। जो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी, हर एक स्टेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होती है वो आपको ऑफर करेंगी कि आपकी बिल्डिंग में स्पेस है तो आप लोग पावर प्लांट हमारा ये करिए, सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करवाइए, और फिर हम लोग उसमें ऑप्शन देंगे आपको। उसमें रेट भी फिक्स होता है कि हम उसमें किस तरीके से आपका बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट है वो किसी न किसी, जैसे सोलर प्लांट लगाना है या सोलर वो जो छत पर जो शीशे लगाए जाते हैं, रूफटॉप, तो उसके लिए सरकार कुछ पैसे देती है? सरकार उसके लिए सब्सिडी भी देती है। अच्छा, तो ये सब्सिडी किस प्रकार से काम करता है? अब सब्सिडी का ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन 1 किलोवाट पे शायद मतलब हर एक जैसे स्टेट वाइज ना रेट फिक्स किया हुआ है जी। हाँ, कुछ सब्सिडी सेंट्रल देती है, उसमें कुछ ऐड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट का अलग अलग ये है। तो ऐसे तो कोई संस्थागत भी कोई बड़ी संस्था है या बड़ा ऑफिस है, वो भी इस काम को कर सकता है? उसके लिए भी ये योजना है। बिल्कुल। क्लीन जो हम लोग बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं और अपने जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उनको सेव करके रह सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग का ये जो मतलब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसी रेशियो में आपका एनर्जी कंजम्पशन भी डे बाई डे बढ़ ही रहा है। तो अब आपको कुछ तो सोर्सेस सेव करके रखने हैं ना फ्यूचर जनरेशन के लिए, या आप हम लोग उनके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए ये है, सरकार ये चाहती है कि हम दोनों चीज़ें पैरेलल चलाएं, ठीक है, और कोशिश करें कि ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं और कन्वेंशनल को कम करें। अच्छा, क्योंकि कन्वेंशनल तो फिक्स है कुछ दिनों के लिए। अच्छा, एक जैसे संस्थागत विकास है या मतलब जो सामान्य ढंग का जो डेवलपमेंट है, आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट है, इसमें कहीं ना कहीं तो एनर्जी तो खपत होगा ही ना। तो अब जैसे कल 1 किलोवाट खर्चा हो रहा है, तो ये आधा किलोवाट तो खर्चा नहीं हो सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है?
जैसे मैंने बोला ना, हाँ, कर्षण पहले नहीं भी। हो सकता है, लेकिन आदमी अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की कोशिश करे तो बिल्कुल उसको कम किया जा सकता है। हम्म, हम लोग एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। क्यों? लेकिन थोड़ा सरकार की भी ये मदद चाहिए होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दे, कि लोगों को अपना प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं जाना पड़े। ठीक है, आप मेट्रो चला दीजिए या एक इस टाइप का कोई सिस्टम बना दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। अच्छा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने से एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो कम हो सकता है, कम हो सकता है, प्रदूषण कम हो सकता प्रदूषण है। कम होगा। साथ ही साथ आपने एक बात और बताई कि भाई पावर का हम ऑडिटिंग करें, अपने स्तर पर भी करें, संस्थागत स्तर पर भी करें। इसके माध्यम से भी हम एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं। और कौन कौन से साधन हमारे लिए हो सकते हैं एक कंट्री के डेवलपमेंट, एक कंट्री के हाँ, डेवलपमेंट की दृष्टि से? जी, देखिए, एक देश, जब हम देश की बात करते हैं तो आजकल देश का सबसे बड़ा ये फैक्टर है इकोनॉमिक्स। जी। और हमारे भारत में हम लोग जानते हैं, हम लोग 80% तक ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो कितना करेंसी हम लोग बाहर भेज रहे हैं इसका अंदाज़ा लोगों को नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक ठीक है? सामान्य आदमी को बिल्कुल नहीं है। आपके कंट्री का डेवलपमेंट पूरी तरीके से रिलेट कर रहा है एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर। सरकार इसीलिए बार बार बोल रही है कि हम लोग रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे, तो हम लोग जो 80% इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो सकती है। हम उसको धीरे धीरे, मतलब ग्रेजुअली, टाइम टू टाइम उसको कम कर सकते हैं, 70%, 60%, 50%। अभी जो अब आप रेशियो की बात करें तो उस रेशियो में इतना पैसा हम अपने देश के लिए बचा सकते हैं। अच्छा, अभी जो एक नया मतलब वो इलेक्ट्रिक बाइक या इस प्रकार की जो चीज़ें आई है वो भी कुछ कम कर सकता है? देखिए, जहाँ हम लोग बात इसकी करते हैं जी कॉस्ट इफेक्टिव, तो जी, ठीक है, जी। तो इलेक्ट्रिक में यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। जी, जैसे आप 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का पड़ेगा, और आपका ये तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। एक यूनिट बिजली कितने की है? जो 7 रुपए जो रेट है वो हाँ, उतने हाँ, की है। सरकारी जो रेट उस है। हिसाब से आप चार्ज करके चलाइए गाड़ी। एक गाड़ी का रेंज भी अच्छा रहता है। एक सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि आपका पॉल्यूशन कंट्रोल। अब आप रांची में ही अगर आप पिछले कुछ सालों में गौर करिए, पिछले कुछ सालों में रांची का क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। हाँ, बिल्कुल चेंज हुआ है। और आप इसका रीज़न आप खुद समझ सकते हैं कि हम लोग अभी भी रांची में गाड़ियां जो है ना, ज़्यादातर गाड़ियां डीजल की हैं। डीजल की गाड़ी। ऑटो, अगर आप ऑटो की बात करेंगे बिल्कुल, तो ऑटो बिल्कुल, डीजल डीजल ऑटो चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज के लिए। अब रांची में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। रांची का क्लाइमेट ठीक रहता था। तो कहीं ना कहीं ये डीजल ऑटो शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप थोड़ा सा 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर चले जाइए तो वहाँ क्लाइमेट आपको चेंज मिलेगा शहर से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डीजल ऑटो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों ना सरकार उसको फेस वाइज जो है ना क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाएं, कि ये डीजल की जगह हम लोग सीएनजी यूज़ करें, या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो जो आजकल हैं इलेक्ट्रिक ऑटो यूज़ करें। हाँ, या अच्छा, सिटी बस भी बढ़िया। अगर चला रहे हैं, नगर निगम सिटी बस चलाती है, तो सिटी बस भी आपका इलेक्ट्रिक बसेस, जो आजकल काफ़ी सारे कैपिटल, हमारे भोपाल, लखनऊ, सब ने इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की हैं। हाँ, काफ़ी। कैपिटल में उसका रीज़न यही है, कॉस्ट के साथ साथ आपका पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए आपको कुछ रखना है, आप उनको क्या जीवन देंगे, ये आज की जनरेशन में डिपेंड करता है। हाँ, दोनों तरफ, एक तो संसाधन भी कम हो रहा है, दूसरा प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि किसी न किसी रूप में इसको कट किया जाए, कम किया जाए। और ये जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सीएनजी, तो सीएनजी भी एनर्जी को बचत करने वाला कोई ऐसा? वो बचत, हाँ, हम जब एक चीज़ और है, बचत मतलब है एफिशिएंसी। जी। आपके इंजन की एफिशिएंसी कैसी है जी। पेट्रोल इंजन में जहाँ आपका 20 का होगा तो सीएनजी में 30 का होगा जी। तो कहीं ना कहीं एक किलो सीएनजी से आप 30 किलोमीटर जा सकते हैं। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है। जी। ठीक है, आपका सीएनजी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये क्लीन भी है और ये एफिशिएंट भी है। तो क्यों ना लोगों को अवेयर किया जाए कि पेट्रोल डीजल की जगह हम लोग सीएनजी यूज़ करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सीएनजी की सप्लाई,
जैसे आपका पेट्रोल डीजल स्टेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको हर 5 किलोमीटर मिल जाता है। वैसे सीएनजी की सप्लाई का एक इशू है। सीएनजी भी अगर वैसे मिलने लग जाए तो लोग थोड़ा स्विच करेंगे उस साइड। तो इसके कारण उस पर लोग डिपेंड करेंगे। अच्छा, सीएनजी भी बचत करता है ऊर्जा की दृष्टि से, और ये इलेक्ट्रिक बाइक हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ हैं, वो भी कर सकता है। और कुछ ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम ऊर्जा का बचत कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एनर्जी कंजम्पशन है इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी ये होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम लोग ये करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी ये बात बोली है कि और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पीरियडिकली, मतलब एक टाइम डिसाइड कर दें कि हमको हर साल में ऑडिटिंग वाला काम कराना है। हमको अपने सारे अप्लाइंसेस चेक कर लेने हैं। सारे अप्लाइंसेस जितने भी बल्ब हैं, ट्यूबलाइट है, ये है क्या बोलते हैं, फ़ैन है, और कुछ भी बड़ा बड़ा जो पंप है, जैसे इंडस्ट्री में पंप होगा, ब्लोअर होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस सब का भी वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रही हैं, और हर साल सेम एफिशिएंसी के साथ कर रही हैं कि वो एफिशिएंसी कम हो रही है। एफिशिएंसी कम हो रही है मतलब आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, आपका बिल बढ़ रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग घर में भी कर सकते हैं। सिंपल सा है। आप जब जीवन शैली की बात करते हैं तो आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े ड्राई होके भी निकलते हैं। अब रांची में विंटर में थोड़ा क्लाइमेट ठीक रहता है, मतलब धूप रहती है। सिंपल सा है, अगर आप उन कपड़ों को ड्राई होने से पहले ही निकाल के और डायरेक्ट रस्सी पे डाल देंगे सूखने के लिए बाहर, तो आप वो जो ड्राई में जो आपकी एनर्जी जो जा रही है आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, जहाँ धूप नहीं निकल रही उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो तो उनको ड्राई करके ही डालना है। तो जहाँ धूप निकल रही है तो आप इस मौसम में एटलीस्ट उसको ड्राई होने से पहले आप डायरेक्ट रस्सी पे डाल दीजिए जाके बाहर, तो उतना एनर्जी आप सेव कर सकते हैं। अब जैसे सेम है, आप बल्ब CFL पहले चलता था, तो CFL की जगह आप LED यूज़ करिए, ट्यूबलाइट भी LED वाली आ रही है, LED यूज़ करिए। और अब हम जैसे सामान्य देखते हैं कि भाई जहाँ पर 2-3 लिफ्ट लगे हुए हैं, हमने सबको बटन दबा दिए तो सबको आ जाता। वही मैं कह रहा हूँ कि बार बार लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। और लिफ्ट सिंपल सा चीज़ है। लिफ्ट अगर आप अगर आपके पास कोई सामान नहीं है, कुछ बैग नहीं है, तो आप लिफ्ट क्यों यूज़ करेंगे? अगर आप 2-3 माले तक अगर आपका ठीक है तो आप 2-3 माले तक आप वैसे भी जा सकते हैं, आप चढ़ के भी जा सकते हैं। आपको क्यों लिफ्ट यूज़ करना है? और उतरने के लिए भी चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। तो जीवन शैली में बदलाव से एनर्जी का जो खपत है उसको कम किया जा सकता है। और एक चीज़ और है, घर में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हैं, मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदने का सबसे बेसिक रूल है उसका स्टार रेटिंग देखिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, उसका काम है वो अप्लायंसेस को स्टार रेटिंग देता है। तो जितना वो नियर टू 5 होगा, 5 के जितना करीब होगा, जैसे 4 हुआ 5 हुआ, उतना आपका वो अप्लायंस एनर्जी सेव करता है, उतना वो एफिशिएंट है, एनर्जी सेव करता है। तो वो थोड़ा सा भी कॉस्टली होगा आपको जब आप परचेज करने। सिंपल सा, आप रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, आप रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, तो अगर आप देखिए वो 5 स्टार रेटिंग वाला है, आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो आपका जो अगले 10 साल में आपका बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। तो इलेक्ट्रिक सामान हम अच्छा खरीदें, इलेक्ट्रिक बचत करने वाला खरीदें। हाँ, साथ ही साथ हम अपने घर से लेकर के संस्थागत क्षेत्रों तक, यहाँ तक कि उद्योग में भी हम ऊर्जा बचत करने के लिए उसको ऑडिटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन स्तर को बदल सकते हैं। ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा की और ऐसे ही विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। सचिन जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।